Hey everybody, this is the second part of our chapter number 4 called International Organizations from our class 12 NCERT political science book called Contemporary World Politics. Contemporary World Politics. अब हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी आपकी तीन फर्स्ट थ्री हेडिंग्स हमारी चैप्टर की कर ली थी विच वर वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एवोल्यूशन ऑफ यूएन एंड रिफॉर्म ऑफ यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद यूएन के रिफॉर्म। तो ये तीनों हेडिंग्स हमारी ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद से वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर आवर क्लास इन पार्ट 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। अब हमने पार्ट वन में हमने रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर वाली एक हेडिंग करी थी, तो उसी का डिटेल वर्जन हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। अब स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि अग्रीमेंट में तो सब लोग हैं कि सारी कंट्रीज़ हैं कि हाँ रिफॉर्म्स होने चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि हाउ शुड वी गो अबाउट दोज रिफॉर्म्स, कि उसको करे कैसे। वहाँ पर डिसअग्रीमेंट्स, वहाँ पे आपका थोड़ा कन्फ्यूजन, फ्रिक्शन सब कुछ आ जाता है वहाँ पे। तो इसी डिबेट को लेकर 1992 में आपका एक यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें 3 मेन कंप्लेंट्स होती हैं आपकी, जो कि इस टॉपिक पे रिलेटेड है। तो उसमें फर्स्ट कंप्लेंट कौन सी है हमारी कि यूएनएससी इट नो लॉन्गर represented the contemporary पॉलिटिकल रियलिटीज़, यानी जो अब न्यू रियलिटीज़ आ गई थी इन कौन से टाइम में, 1992 में। 1992 का जो यूएनएससी है वो उस टाइम की पॉलिटिकल रियलिटीज़ को इट नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड। सेकंड इसमें क्या आ जाएगा कि यूएनएससी में एक वेस्टर्न फेवर है, वेस्टर्न बायस है उसमें, ठीक है, और उसको थोड़ी सी पावर डोमिनेट करती है, फ्यू पावर्स डोमिनेटेड, जो थोड़े से, मतलब आप देखो ना इसमें P5 मेंबर्स हैं, इनकी पूरी हेजेमनी है, और ये छोटे से इतना इंपॉर्टेंट, ये थोड़े से कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेविली डोमिनेट करते हैं। थर्ड इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है थर्ड वाला कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी 3 मेन कंप्लेंट्स थी। अब इन कंप्लेंट्स के चलते न्यू क्राइटेरिया सजेस्ट हुए कि क्या होना चाहिए, एक अगर आपको न्यू मेंबर बनाना है, परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, उसको लेकर क्या उसके क्राइटेरिया होने चाहिए, कंट्री को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करनी चाहिए। तो इसमें ढेर सारे सजेशन दिए। फॉर एग्जांपल इट शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, ठीक है, ये एक सजेशन है। फिर दूसरा इसमें मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, बड़ी सी वो। नेक्स्ट इसमें सजेशन आपका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट में ढेर सारा पैसा दे। फॉर एग्जांपल यूएस इतना सारा देता है ना, तो उसमें कंट्रीब्यूशन दे। नेक्स्ट हमारा बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाइज उसकी बहुत ज़्यादा वो हो स्ट्रेंथ, तो वो एक क्राइटेरिया है। नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करने वाली कंट्री होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव। अब जो काउंसिल जो है यूएनएससी आपका, उसको वो अगर अपने आने से काउंसिल को मोर रिप्रेजेंटेशन दिलाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ढेर सारे सजेशंस बहुत सारे सजेस्ट करे गए थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, गवर्नमेंट्स सॉ एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेजेस इन अदर्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के बाद से सब लोगों ने इन क्राइटेरियाज में अपने हिसाब से उसमें सही गलत देखा कि क्या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे ना वो, तो उसी हिसाब से उनको कुछ क्राइटेरिया सही लगे, कुछ गलत लगे। इवन इफ दे हैड नो डिज़ायर, अब जो कंट्रीज़ उनको कोई डिज़ायर था भी नहीं ना कि उनको यूएनएससी की मेंबरशिप चाहिए, उन कंट्रीज़ ने भी एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो क्राइटेरिया थे ना, इनमें थोड़ी थी प्रॉब्लम्स, दे वर प्रॉब्लमैटिक इन नेचर, ठीक है। ये जो न्यू क्राइटेरियाज थे इनमें हम क्या देखते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके इन क्राइटेरियाज में। अब वो प्रॉब्लम्स कैसे हैं कि यार ये जो इतनी सारी सजेशंस दे दी आपने, इस सब को डिसाइड कैसे करोगे, और इसको डिसाइड करोगे तो किस बेसिस पे करोगे। बेसिस क्या होना चाहिए आपका उस सब की, आप जो जजमेंट्स पास कर रहे हो, आप कंक्लूजन्स अगर निकाल रहे हो, तो उस सब का बेसिस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ये हाउ बिग ऑफ एन इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर अ कंट्री हैज़ टू बी, कि कितनी बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होगी, बहुत ज़्यादा वो मिलिट्री में इन्वेस्ट करे कि क्या करे, है ना, कि फिर तो वो कुछ और ही बन जाएगा। अगर वो मिलिट्री पावर नहीं हुई तो क्या उसको कोई वो मिलेगा नहीं रिप्रेजेंटेशन। और व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन, बजट कितना होना चाहिए भाई। अब आप हर किसी अपने अपने लेवल के हिसाब से, अब यूएस इतनी बड़ी कंट्री है, वो उसके, या चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, उनके लेवल पे अगर कोई कंट्री नहीं, सपोज करो इंडिया है अपना, हम उतने लेवल पे हम ना उनके जितने, वी आर नॉट रिच लाइक देम, ठीक है, उनके जितने हम रिच हैं नहीं, बट हमारी जो पॉपुलेशन है वो उनसे बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो साइज़ है ऑफ कंट्री है वो भी इट इज़ बिग, ठीक है। तो हमारा वो है, तो उसके बेसिस पे क्या, तो जस्ट बिकॉज हम रिच नहीं है तो क्या हम इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते यूएनएससी में। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन, वॉज अ बिग पॉपुलेशन एंड एसेट और लायबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द वर्ल्ड। तो बड़ी पॉपुलेशन होना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये इसका कन्फ्यूजन कि भाई अच्छी बात है या बुरी बात है। मतलब जिन कंट्रीज़ ने कंट्रोल कर ली पॉपुलेशन अपनी, तो वो क्या डेंजर में कि उनको मेंबरशिप नहीं मिल सकती, और जिन्होंने ओवर पॉपुलेशन होने दी उनको क्या आप रिप्रेजेंटेशन दे दोगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन। इफ़ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वॉज क्राइटेरिया, कंट्रीज विद एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स वुड बी इन
line to be members, but would they be effective as council members? अगर ये अच्छी अच्छी कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे बड़ा ये सब रिस्पेक्ट होता है, एचआर्स आपके ह्यूमन राइट्स, बट इनको मेंबर बना के क्या वो सेम इफेक्टिवनेस दिखा पाएंगे? क्योंकि वो उस सब में तो अपना रिस्पेक्ट वगैरह पे कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को, बट यार उनका साइज़ भी नहीं है, उनकी पॉपुलेशन भी नहीं है, तो उनको आर दे वर्दी टू बी मेंबर्स ऑफ यूएनएससी? वो किस बेसिस पे? जस्ट इस बेसिस पे क्या उन्होंने अपना ह्यूमन राइट, उन्होंने अपनी एचडीआई कर रखी है, उन्होंने अपना ह्यूमन राइट्स की ढेर सारी रिस्पेक्ट कर रखी है, तो उसके बेसिस पे आप अगर मेंबरशिप दे रहे हो और कोई उसका क्राइटेरिया है ही नहीं, तो वो तो बड़ा रॉन्ग सा हो जाएगा, है ना? तो ऐसे टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके इस टॉपिक में। फर्दर मोर, हाउ वॉज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजॉल्व? अब यार ये रिप्रेजेंटेशन का जो मैटर है, इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, इसके क्वेश्चन पे हम क्या कंक्लूजन निकालें, इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन जियोग्राफिकल टर्म्स डज इट मीन दैट देयर शुड बी वन सीट वन फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट? ठीक है, क्या इसका मतलब ये होना चाहिए? इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि यार हर एक कॉन्टिनेंट से एक कंट्री हो, एशिया से एक कंट्री, साउथ अमेरिका से एक कंट्री, अफ्रीका से एक कंट्री। तो यार अगर ऐसा हो गया, स्टिल आप देखो ना बायस कितना है, बायस, क्योंकि यूएनएससी में ऑलरेडी आपके 2 मेंबर तो यूरोप के हैं, ठीक है, फ्रांस एंड यूके, फिर एक है आपका यूएस, जो कि अगेन इट्स एन एंग्लो सैक्सन कंट्री, और फिर आपका एक रशिया है। तो यहाँ पे इवन दो रशिया इज़ नॉट आई मीन इट्स हाफ यूरोप हाफ एशिया, बट स्टिल इट्स वेरी यूरोपियन इन नेचर। तो आपका एक वेस्टर्न बायस यहाँ पे दिख रहा है और यूरोपियन बायस भी दिख रहा है, तो यार फिर ये तो अनजस्टिफाइड हुआ ना, अगर आप एक कॉन्टिनेंट से एक कंट्री ले रहे हो बट यूरोपियन बायस आपको ढेर सारे दिख रहा है, तो उसका क्या, है ना? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बी बाय रीजन्स और सब रीजन्स? अब सब रीजन्स के हिसाब से करें या फिर रीजन्स के हिसाब से करें? सब रीजन्स क्या होता है कि रीजन का छोटा वर्जन, ठीक है, रीजन के जब उसकी माइक्रो क्लासिफिकेशन हो जाती है तो उसको सब रीजन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एशिया बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, बट इस एशिया में अलग अलग जोन्स है ना, आपका ईस्ट एशिया हो गया जहाँ पे जापान, कोरिया, चाइना ये सब लाई करते हैं, फिर आपका वेस्ट एशिया हो गया जहाँ पे आपकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाई करती हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसराइल वगैरह, तो ये वेस्ट एशिया हो गया, फिर ये हमारा साउथ एशिया वाला रीजन हो गया जिसमें हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, फिर साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो यार इनके बेसिस पे दें हम मेंबरशिप या किस बेसिस पे दें? या फिर पूरे एशिया को एक कंट्री रिप्रेजेंट करे, तो वो भी सही नहीं लग रहा हमें, और रीजन बेसिस पे दे रहे हैं तो ढेर सारे रीजन्स बन रहे हैं, तो उसका क्या? ठीक है, तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हमारी होनी कैसे चाहिए? वाई नॉट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? यार इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हो तुम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या? उसके बेसिस पे क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बेसिस पे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, है ना? तो ये ऐसे टाइप के ढेर सारे सवाल जिसकी वजह से ढेर सारा कन्फ्यूजन हमारा हो जाता है। इवन हियर देयर आर डिफिकल्टीज। द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स। अब यार डेवलपिंग वर्ल्ड के क्राइटेरिया के बेसिस पे तुम डेवलपिंग कंट्री हो, उसके बेसिस पे तुमको हम मेंबरशिप दे देते हैं, सपोज करो यूएनएससी की। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर ये जो डेवलपिंग कंट्री वाला जो डेफिनेशन है ना, ये टर्म, इसमें भी ढेर सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, A1, A2, A3, अलग अलग टाइप की डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल चाइना तो अभी भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है, मतलब टेक्निकली तो वो सुपर पावर बनने के उस पर है, बट वो फुली डेवलप नहीं है। या इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, बट अगर आप किसी अफ्रीकन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट से देखो ना, उसके पर्सपेक्टिव से देखो, उसके POV से देखो, तो इंडिया इज़ फार रिचर, ठीक है। तो अगर आप इंडिया को इस बेसिस पे दे रहे हो, दे विल फील अनजस्ट, दे विल फील अनफेयर, दे विल फील कि यार इनके साथ गलत हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि यार डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसे डिस्टिंक्शन करोगे, और कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो? और अगर आप इंडिया जैसी बेटर डेवलपिंग कंट्री को दे रहे हो, तो जो लेस फॉर्चुनेट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं UDCs, उनका क्या? उनके साथ तो ये मिस ट्रीटमेंट हो गया ना। हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशंस और कल्चर्स गिवन द नेशंस हैव सो मैनी कल्चरल स्ट्रीम विद इन देयर बॉर्डर्स? अब यार आप कुछ लोग कहेंगे कि कल्चरल बेसिस पे डिवीजन करो, आपको कैसे यूएनएससी की मेंबरशिप देनी है, कल्चरल बेसिस पे वो लाई करो। बट यार ये कौन डिसाइड करेगा? कल्चर की तो इतनी कोई डेफिनेशन, कल्चर इज ऑलवेज फ्लूइड इन नेचर, ठीक है, वो एसिमिलेशन के बेसिस पे चलता है, और मतलब उसकी जो बाउंड्रीज होती है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो धीरे ग्रेजुअली डाइल्यूट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉडर कल्चर होगा, यहाँ पे ब्रॉडर कल्चर होगा, जो उसकी जो बीच की बाउंड्री होगी ना, वो इतनी डिस्टिंक्ट नहीं होगी कि आप इधर गए और एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होता है। तो उसको कैसे डिवाइड करोगे? क्योंकि आप उसको करने बैठोगे तो वो एक कल्चर के उसके विद इन आप और सब कल्चर्स डिस्कवर करोगे, और उन सब कल्चर्स के अंदर आप और सब कल्चर्स डिस्कवर करोगे, तो आप ऐसे करते चले जाओगे और आपका वहाँ पे कोई स्टॉप होना ही नहीं है। तो वो भी हमें लगता है कि यार वो गलत होगा, सो इट वुड बी ए रॉन्ग थिंग टू डू। नाउ अ रिलेटेड इशू वॉज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर। इसी टॉपिक में हमारा एक नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि यार ये जो आपका मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है या प्रॉब्लम्स विद क्राइटेरिया, इसी से रिलेटेड हमारा एक और चीज़ आ जाती है कि एक और सजेशन है, एक न्यू सजेशन करा गया कि ये जो P5 कंट्रीज़ की मेंबरशिप की जो एक ट्रेट है ना, वीटो पावर करके, ठीक है, इसी को हटा दो। अभी ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस करा था, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन करी थी ये चीज़ कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर ये होता है कि आपकी जो P5 कंट्रीज़ है ना, उसमें आपको कंसेंसस की ज़रूरत होती है किसी भी डिसीजन को या किसी भी जजमेंट को, रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए। सपोज करो यूएनएससी ने
किस चीज़ पे डिसाइड करा, इट इज़ अ नेसेसिटी कि जो P5 कंट्रीज़ हैं वो सारे इस पे अग्री करें। अगर इनमें से एक भी कोई डिसएग्री करता है ना उस पर, तो वो आपका जो डिसीजन है वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो सब आपके इसमें टोटल यूएनएससी में होते हैं 15 मेंबर्स। 15 मेंबर्स में से 5 होते हैं आपके परमानेंट और 10 होते हैं आपके नॉन परमानेंट। अब सपोज करो ये 10 के 10 ने एक चीज़ पे अग्री करा और इन पाँचों में से 4 ने भी उस पर अग्री करा, ठीक है। तो इन टोटल हमारे 14 मेंबर्स अग्री कर रहे हैं उस चीज़ पे, ठीक है। बट अगर एक यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है जो कि इस पे अग्री नहीं कर रहा और उसने अपना वीटो यूज़ कर दिया, वीटो पावर यूज़ कर दिया, तो ये जो आपका रेजोल्यूशन था, ये जो आपका डिसीजन था, ये पास होगा ही नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं वीटो पावर। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, स्ट्रॉन्ग ट्रेट ऑफ ऑल द P5 कंट्रीज़। तो इसी को हटाने की ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे सजेशंस आए थे कि इसी को हटा देते हैं, क्योंकि ये एक तरह का यार मोनोपोली सी अपनी लेके बैठे हुए हैं। प्रीवियस इनका जो प्रिविलेज है उसके बेसिस पे यार अब हमारी रियलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं, अब टाइम चेंज हो गया। तुम अपनी ये सीट ही नहीं छोड़ रहे जो उस टाइम के, मतलब एक तरह वही होगी ना कि सपोज करो आपके बाप दादा उन्होंने कुछ करा हुआ और उनके प्रिविलेज का बेनिफिट तुम आज तक ले रहे हो, कि उन्होंने नौकरी मेहनत करके कोई हासिल करी और तुम बस उसके बेसिस पे बस आज तक किसी न किसी तरह कनेक्शन लगा के अपने आप को करे जा रहे हो विदाउट एनी ओन स्किल्स ऑफ योर ओन, ठीक है। खुद की कोई स्किल्स नहीं है आपकी, बस उनके बेसिस पे आप कि उन्होंने करा था तो हम भी करेंगे, तो वो गलत हो जाता है ना, वो तो बड़ा ही लूजर टाइप सिचुएशन हो जाती। तो इस चीज़ को ही हटाने की ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे कंट्रीज ने सजेशन करे थे। Many perceive the veto to be in conflict with the concept of democracy. वही अगेन इट फील्स लाइक कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है जिस पे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्पेशली P5 कंट्रीज लाइक US, UK, फ्रांस, ये इसी के अगेंस्ट जाता है एक तरह से, ये जो वीटो वाला कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ऐसे तो यार डेमोक्रेसी आपके 15 में से 14 लोग एक चीज़ बोल रहे हैं, स्टिल वो एक मेंबर के वीटो से आप उसको पास नहीं कर पा रहे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, दिस इज़ रॉन्ग। ये कैसा अजीब सा रूल है। नाउ इन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 मेंबर्स। वही अगेन इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन। वाइल देयर हैज़ बीन अ मूव टू एबॉलिश और मॉडिफाई द वीटो सिस्टम, देयर इज अ रियलाइजेशन दैट द परमानेंट मेंबर्स आर अनलाइकली टू अग्री टू सच अ रिफॉर्म। अब हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट हो जाता है कि रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम रूल ऑफ पावर। नाउ इन सब के बियॉन्ड, ठीक है, ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली, ये इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स आपके, या ये इतनी अच्छी चार्टर बना लिया आपने, ये कर लिया वो कर लिया, इस सब के अगर आप बेस पे देखो ना, बेस पे लाई क्या करता है, बेस पे लाई करती है आपकी प्योर रॉ स्ट्रेंथ, प्योर रॉ स्ट्रेंथ, प्योर रॉ पावर आपकी, ठीक है। जो जीता उसने, जो विक्टर्स थे ना World War II के, या फिर जो उस टाइम पे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थे, वो पावर थी उनके पास, दम था, उसी के बेसिस पे तो ये सारा आपका ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, उसी के नींव पे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, उसकी हमेशा नींव पे आ जाएगा रूल ऑफ पावर, ठीक है। रूल ऑफ पावर अल्टीमेटली घूम फिर के हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट्स, बेस नेचर आ जाता है हमारा, जहाँ पे आपका पावर पे सब कुछ डिपेंडेंट हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही रूल करेगा। जो कंट्री आपकी सबसे ज़्यादा ताकतवर अपने लोगों के बेसिस पे बन रही है, वही आगे जाके ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, इनमें अपना एक प्रिविलेज हासिल कर पाएगी। तो उसे बोलते हैं आपका सुप्रीम रूल ऑफ पावर। अब इसको, ये जो ढेर सारी बातें हो रही है ना कि P5 की एडवांटेजेस को ही हटा दो, यार इसी को अगर तुम हटा दोगे ना, तो उनका जो इंटरेस्ट है ना उन कंट्रीज़ की वजह से, तो ये UN आपका चलता है। UN में अगर कोई भी क्रेडिबिलिटी है ना, वो इसलिए है क्योंकि जो आपकी ये P5 कंट्रीज़ हैं, या और भी जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, वो इसको सीरियसली लेती हैं। अगर P5 कंट्रीज़ यही हट गई, अगर US से हट गया, अगर चाइना हट गया, इन सब से रशिया हट गया, आपका UK, फ्रांस, ये सब हट गए, तो यार UN की क्रेडिबिलिटी बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो अपना बाहर जाके अपना काम करते रहेंगे, P5 को कोई दिक्कत नहीं होनी। वाई? बिकॉज P5 को मैटर, भाई P5 की वजह से UN है, वो उनको मैटर नहीं करता कि वो UN हो ना हो, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते रहेंगे, उनकी पावर की वजह से UN बना था। और अगर आपने UN में उन्हीं को साइडलाइन करने की कोशिश करी, वो हो जाएंगे आउट, और फिर वो जाके अपना काम करेंगे अपने हिसाब से, फिर वो UN की भी नहीं सुनेंगे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और वो उन्होंने जो करना है वो करते रहेंगे। तो आप अपना चलाते रहना, UN करी जाना, कुछ नहीं होना आपका। वाई? बिकॉज सुप्रीम रूल ऑफ पावर लाई करता है हर चीज़ के बेसिस पे। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि उनके एडवांटेज को हटाओ आप, ठीक है। और इतने रेडिकल शॉक के लिए अभी वर्ल्ड रेडी है नहीं, ठीक है। क्योंकि यार आप अभी कहने को कह रहे हो कि ये इनकी पावर है, अगर इनके पास किसी और के पास पावर गई, सपोज करो किसी रेडिकल कंट्रीज़ के पास चली गई, या ऊट पटांग कंट्रीज़ के पास ऐसी टाइप की पावर चली गई, तो और घटिया सिचुएशन है ना। तो इट बिकम्स अ सिचुएशन ऑफ लेसर ईविल कह लो यार, कि ये जो P5 वाली सिचुएशन है अभी वाली, ये स्टिल बेटर है उस ऑल्टरनेटिव सिचुएशन से जहाँ पे कोई ऊट पटांग फालतू की कंट्री, सपोज करो पाकिस्तान के पास आ गई वीटो पावर, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना सीन। तो वो तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इट इज़ बेटर कि यही सब कंट्रीज अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले, इन्होंने संभाला हुआ है वर्ल्ड को, तो ठीक है चलने दो। तो ये भी ढेर सारा व्यू है। यहाँ पे हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द UN। अब UN कब बनता है? UN बनता है 1945 में। 1945 से 2005 तक, 2005 तक कितने साल बीत गए? 60 ईयर्स।
60 साल बीत गए हमारे 2005 से 1945 को। अब इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए, ये जो यूएन के 60 साल हो गए थे, यूएन 60 ईयर्स की जो एनिवर्सरी थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूएन मेंबर कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि सितंबर 2005 में हम एक मीटिंग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेशन तो करा ही करा, साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करी उनमें उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी कि वी नीड टू टेक स्टेप्स टू मेक यूएन मोर रेलिवेंट, ठीक है। मोर रेलिवेंट बनाने के लिए यूएन को उन्होंने कहा कि हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये स्टेप्स कौन से थे? अब इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा पीस बिल्डिंग फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस यूएन की, ठीक है। यानी जहाँ भी वॉर स्ट्रिकन एरिया है वहाँ पे जाके पीस पहुँचाना, हेल्प करना वगैरह वगैरह, तो पीस फोर्सेस, तो ये बिल्ड करो। सेकंड इसमें हमारा क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रॉसिटीज़। अब अगर कभी एट्रॉसिटी हो जाती है, यानी कुछ भी डिजास्टर हो जाता है या कुछ भी ट्रेजिडी हो जाती है किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में, तो जो उनके जो सिटीजन्स हैं, जो कि मोस्ट लाइकली सफ़र करने लग जाएंगे, वो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो उस टाइम पे किसको सेव करने के लिए आना चाहिए? यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को वहाँ पे उनको सेव करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आना चाहिए, ठीक है। ये एक सेकंड नंबर पॉइंट था, ये डिस्कस जो हुआ था स्टेप्स टेकन में। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑपरेशनल सिंस 2006 का जून। तो ह्यूमन राइट्स एचआर काउंसिल, एचआर बोलते हैं इसको, आपका ह्यूमन राइट्स, तो इसका एक काउंसिल बनाओ, इसको सेटअप करो। तो ग्लोबली जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फिर जहाँ पे अच्छे रिस्पेक्ट करे जा रहे हैं, मतलब क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ह्यूमन राइट्स के, कहाँ पे वायलेशन हो रहा है, कहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो सबको डिस्कस करो, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जो भी ह्यूमन राइट्स के जो इशूज़ हैं उस सबको कौन लेगा, हैंडल करेगा? ये वाला काउंसिल लेगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? इसमें स्टेप्स में जो था, अग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब ये MDGs करके एक चीज़ थी, आपको ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्या था ये। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का इन्होंने अग्री करा कि ये इसको हमें अचीव करना चाहिए और इसमें अग्रीमेंट हमारा होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट कौन सा था? कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। फिफ्थ पॉइंट था टेररिज्म को लेकर कि टेररिज्म को हमेशा कंडेम करो, इसको क्रिटिसाइज़ करो, इसको कम करना है हमें, अगर तो कलेक्टिवली हमें साथ आना पड़ेगा इसको उड़ाने के लिए, टेररिज्म को हटाने के लिए। तो इंटरनेशनली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और इट शुड कम अंडर यूएन जुरिस्डिक्शन, ठीक है। यूएन के लिए कंसर्निंग फील्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या था हमारा? क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड। एक डेमोक्रेसी फंड की क्रिएशन के लिए बात करी गई कि ये एक फ़ंड होना चाहिए और इस फंड के थ्रू जो डेमोक्रेसी का प्रमोशन है ग्लोबली वो है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी रिलेटेड कुछ भी टॉपिक है आपका, इस फंड के थ्रू आप उसमें कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन कर सको। फिर लास्ट इसमें एक और स्टेप डिसाइडेड हुआ था कि एन अग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल करके एक चीज़ थी जिसको इन्होंने कहा कि इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं कि इन्होंने कहा यार इसको हटाओ, इसको वाइंड अप करो। तो ये स्टेप्स डिसाइडेड होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है हमारा एक इन्फिनिट डिलेमा मतलब आप चूज़ ही नहीं कर पाता कि क्या सही क्या गलत है, कौन सी चॉइस को ले। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये जो इतने सारे इश्यूज़ है, व्हाट शुड पीस कीपिंग फोर्सेस, फॉर एग्जांपल जो हमारी पीस बिल्डिंग फोर्सेस है, हमारी पीस बिल्डिंग फोर्सेस, इनको कहाँ पे अपनी हेल्प पहुँचानी चाहिए, कहाँ पे इनको अपनी हेल्प नहीं पहुँचानी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि यार वॉर तो हर जगह हो रही है और यूएन हर जगह जा नहीं सकता। अब जब वो हर जगह नहीं जा सकता तो उसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना कि कौन बेटर है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है। यार वॉर में अगर आप ऐसी टाइप की चीज़ें डिसाइड करो तो थोड़ा वो नहीं हो गया, हार्श हो गया ना वो तो बड़ा, कि यार सफरिंग पे तुम डिसीजन ले रहे हो कि किसकी ज़्यादा सफरिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, किसकी कम इंपॉर्टेंट है, तो वो तो गड़बड़ हो गया। अब हर जगह जा नहीं सकता, आपको डिसाइड करना पड़ रहा है, तो यार इसको कौन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे यूएन फोर्सेस को जाना चाहिए, है ना। तो इसके नेक्स्ट हमारा एक और इसी में पॉइंट आ जाएगा कि अब कॉन्फ्लिक्ट्स विच वंस टू इंटरवीन, इज़ इट पॉसिबल और इवन डिज़ायरेबल फॉर इट टू इंटरवीन इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने अभी तो एक क्वेश्चन था कि कहाँ करें हम इंटरवीन जो है हमारा, कहाँ जगहों पे हम करें। अब इसी के एक्सटेंशन में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इज़ इट इवन वर्थ इट, ठीक है। क्या ये इसका कोई बना भी इसकी, इज़ इट इवन वर्थ इट कि यूएन को इंटरवीन करना चाहिए? कि भाई हर जगह थोड़ी ना अपनी टांग आपको घुसेड़नी है, अपनी दखेल करनी है, आपको हर जगह आपका इतना नेसेसरी होना भी नहीं चाहिए, फिर आपकी खुद की भी इंपॉर्टेंस कमी होती है। तो क्या वो यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर जगह वर्ल्ड में हर छोटे बड़े इशू में उसको दखल अंदाजी करे अपनी यूएन, या फिर उसमें जाके वो सोचे कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी कंट्रीज़ खुद क्या कर रही है ना। तो वो भी आ जाता है, वो एक क्वेश्चन इसी में एक्सटेंशन था इसका क्वेश्चन। सिमिलरली व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यार ये उसी में एड ऑन पॉइंट है ये कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो क्या कर रही है भाई। अगर सारा कुछ ही यूएन
बैन कर रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है? ये तो वेले बैठे हैं ना, खाली बैठे हैं, इनका क्या काम? मतलब ये तो कुछ फिर कर ही नहीं रहे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या हुआ? नेक्स्ट, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड हु शुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ एचआर वायलेशन एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायलेटेड? अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? कई जगहों पे किन चीज़ों को ह्यूमन राइट्स माना जाता है, कई जगहों पे नहीं माना जाता उनको, ठीक है? तो ये हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। इनको कौन डिसाइड करेगा कि वो ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ठीक है? अब ढेर सारी मतलब रेगुलर चीज़ों को ही कहीं दूसरी जगहों पे मे बी बड़ा ही ह्यूमन की डिग्निटी पे एक अटैक माना जा सकता है, तो उस सब को डिसाइड कौन करेगा? उसको डिसाइड कौन करेगा? और अच्छा कर लिया अगर सपोज करो आपने डिसाइड, तो उसके बाद जो आपको एक उसका वो देना होगा, उसको ठीक करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए, उसको रिडीम करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए आपको अगर वो करना होगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा, ठीक है? हु शुड डिटरमाइन द लेवल, द कोर्स ऑफ एक्शन जो लेना चाहिए आपको जब वायलेट हो गए, चलो हो गए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, वो हो गए, बट अब इसको फिक्स करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन इसको कौन डिसाइड करेगा? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बनती है तो किस बेसिस पे बनती है, ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है? वो क्या दूसरों से बेटर है, वो दूसरों से ज़्यादा समझदार है, किस बेसिस पे वो डिसाइड कर रहा है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन सही है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन गलत है? और ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, हाउ वुड वी नो कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है? कई बार जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि अच्छे ह्यूमन राइट्स की बात करती रहती है, बट जब उनकी खुद की जब बात आती है, वो जाके कुछ भी कराते हैं, वो सब कराते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़, बाकी की दुनिया को लेक्चर देते हैं वो ह्यूमन राइट्स पे, बट जब उनको खुद वायलेट करने होते हैं तो वो तो ज़रा भी नहीं सोचते। तो उस सारी सिचुएशन का क्या है ना, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, गिवन दैट सो मेनी कंट्रीज आर स्टिल पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, हाउ realistic is it for the UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the sustainable development goals? अब जो हमारा एक क्लाइमेट चेंज से भी इसमें रिलेशन आ जाएगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वी शुड मूव टूवर्ड्स अ क्लाइमेट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ लाइफ, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हमारी डेवलपमेंट है, वो इट शुड बी सस्टेनेबल, ठीक है? इट शुड बी क्लाइमेट फ्रेंडली। अब इसको जो आपने ये जो डेवलपमेंट कह तो दिया आपने कि हम SDGs करेंगे, क्योंकि UN के गोल्स हैं ना, SDGs टारगेट्स हैं ये ढेर सारे। अब इनको आप कह रहे हो कि हम इसको अचीव करेंगे, बट आप ये भूल रहे हो कि मेजॉरिटी जो आपका वर्ल्ड है, इट इज़ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज से कंसिस्ट करता है, वो UDCs, ठीक है? अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ आपकी, तो उनसे कंसिस्ट करता है। उनको ये SDG अचीव करने के लिए एक्सपेक्टेशन रखना, उन पर टारगेट रखवाना कि तुम भी करो ये अचीव, ये कितना रियलिस्टिक है? इज़ इट रियलिस्टिक, ठीक है? कोई सेंस बना इसका? उसको आप सोचो प्रैक्टिकली, अगर हम बात करें कि क्या वो अचीव कर सकती हैं। मे बी इंडिया टाइप कुछ कंट्रीज, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो कर सकती हैं, बट सारी कंट्रीज तो आई डोंट थिंक कि वो हो सकता है। तो हाउ इज़ इट प्रैक्टिकल तो वो हुआ नहीं, तो वो क्या बनता है UN का ज्यूरिसडिक्शन उसमें होना? तो ये क्वेश्चन है, यही हमारा इन्फिनिट डिलेमा में अंडर आ जाएगा ये। नाउ कैन देयर बी एन अग्रीमेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? अब ये जो टेररिज्म वाला जो हमारा, अब ये सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ टेररिज्म हुआ तो सारे लोग उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। वाई? बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं लोग कंट्रीज़ के, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से टेररिज्म की जो डेफिनेशन है, इसको भी मॉडिफाई कर दिया जाता है, इसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, ठीक है? मैनिपुलेट कर दिया जाता है इसको, तो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ जोड़ के टेररिज्म कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। चाइना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि चाइना इज़ क्लोज टू पाकिस्तान, ठीक है? तो पाकिस्तान ढेर सारी हरकतें करता है, और जैसे हमने पहले बात करा था ना, UNSC में जो वीटो पावर होती है, आपकी वीटो वाली जो पावर होती है, तो कोई भी UNSC में सपोज करो टेररिज्म के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करना हो, और उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है और इंडिया ने पास करवाया वो रेजोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल, तो उसको कौन वीटो कर देता है? उसको कर देता है चाइना, उसको वीटो कर देता है, कहता है कि ये टेररिज्म नहीं है। तो यार ये तो प्रॉब्लम आ गई ना, आप ये टेररिज्म को, ब्लेडेंट टेररिज्म को आप मान नहीं रहे, अपने हिसाब से करी जा रहे हो, क्योंकि आपकी दुश्मनी दूसरी है, तो ये तो गड़बड़ होगी, ये गलत, ये तो अनफेयर हो गया ना, अनफेयर हो गया, इनजस्टिस, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो इसको कौन डिसाइड करेगा, और UN का कितना बनता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना? देन हाउ शैल द UN यूज़ फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी? जो फंडिंग है आपकी, जो पैसा है, उसको यूज़ कैसे करा जाए डेमोक्रेसी को प्रमोट करना? क्योंकि आप डेमोक्रेसी के लिए UDCs में, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेजते हो फंड्स, ठीक है? आप पैसा भेजते हो वहाँ पे, आप पैसा भेज रहे हो, ठीक है? बट वो क्या हो जाता है, वो यूजुअली कहाँ जाता है? करप्शन में जाता है। वो वहाँ की जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने खा जाती हैं उनको, तो UN चाहे अगर पैसा प्रोवाइड भी कर रहा है, वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी नहीं, क्योंकि उनको खाने में वो मिल रहा है ना, करप्शन वाली जो ऑलरेडी उनका करप्ट कंट्रीज़ में, या मतलब अंडर डेवलपमेंट, किसी रीज़न से ही अंडर डेवलप कंट्रीज़ का वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज करप्शन, और करप्शन होता तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आप ऐसे पैसे दे के कैसे लाओगे? तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या UN की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये करना? तो ये कई लोग कहेंगे कि नहीं बनती जी, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट इसमें यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है? नाउ वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर इन पार्ट नंबर 3।
तो अब आप इसको हम नेक्स्ट जितने भी हमारी हेडिंग्स है वो लास्ट पार्ट होगा, तो वो लास्ट वीडियो होगी आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि पार्ट 3 में हम आपको इसके आगे जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, इंडिया एंड यूएन इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो होगी, तो वो हम पार्ट 3 में करेंगे। आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रही होगी वो वीडियो, तो उस पर क्लिक करके लेक्चर को वहाँ पे कंटिन्यू करो और ख़त्म करो इस चैप्टर को, ठीक है, कंप्लीट करो इस चैप्टर को। ओके, बाय।